हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर में हमने समझा था यूटिलिटी। और यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? कार्डिनल अप्रोच और दूसरा तरीका है हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या होता था? कार्डिनल अप्रोच जब हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र करते हैं, यानी किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली वो कितनी मिली, 10 यूटिल्स की मिली, 20 यूटिल्स की मिली। इस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में कार्डिनल अप्रोच को पूरी तरह समझ चुके हैं। हम आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी है? ऑर्डिनल अप्रोच दी है J.R. हिक्स एंड एलन। ये दो वो इकोनॉमिस्ट है जिनकी वजह से ऑर्डिनल अप्रोच फेमस है। इनके अलावा और भी कई इकोनॉमिस्ट ने ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात की, जैसे एजवर्थ हो गए, ठीक है। तो लेकिन फेमस जो हुआ है वो J.R. हिक्स और एलन के काम की वजह से ही ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो फेमस हुआ है, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या समझते हैं हम? ऑर्डिनल अप्रोच में समझते हैं कि जब हम यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को क्वालिटेटिव टर्म्स में मेजर करें। किस में मेजर करें? क्वालिटेटिव टर्म्स। यानी कि जब हम अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक कर दें, और इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, रैंक कैसे कर दें। अगर कंज्यूमर से पूछा जाए एप्पल, बनाना और मैंगो में से आपकी प्रेफरेंस क्या है, तो हम इसको ईजिली रैंक कर सकते हैं। मान लेते हैं कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे मैंगो पसंद है सबसे पहले, फिर एप्पल पसंद है, फिर बनाना पसंद है। मैंने क्या की? रैंकिंग कर दी, ठीक है। तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता है? ऑर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि जब भी हम सेटिस्फेक्शन को या प्रेफरेंस को हम क्या करेंगे? रैंकिंग दे देंगे। यानी कि यहाँ पर यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र नहीं करना है। किस में मेज़र करना है? क्वालिटेटिव टर्म्स में, प्रेफरेंस के बेसिस पर, रैंकिंग के बेसिस पर। क्लियर? तो जब भी हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो हमें हमेशा कुछ अजम्पशंस ध्यान में रखने हैं जिनके बिना हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात ही नहीं करेंगे। मतलब इन अजम्पशंस के बिना ऑर्डिनल अप्रोच काम ही नहीं करती है, ऑर्डिनल अप्रोच को हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ अजम्पशंस माननी पड़ेंगी। हम हर थ्योरी में कुछ ना कुछ अजम्पशंस पढ़ते हैं जिनको बेस बनाकर हम आगे की थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अजम्पशन है रेशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन विद इन लिमिटेड रिसोर्सेस या लिमिटेड इनकम। यानी कि इनकम जो है वो क्या है? लिमिटेड। हमें उसी लिमिटेड इनकम में अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी यूटिलिटी को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सेकंड अजम्पशन है यूटिलिटी इज ओनली ऑर्डिनली एक्सप्रेसिबल। यानी हम यूटिलिटी को सिर्फ ऑर्डिनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑर्डिनली मेजर कर सकते हैं। यानी कि हम ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। ए अच्छा लग रहा है या बी अच्छा लग रहा है या सी अच्छा लग रहा है। ये क्या किया है मैंने? कंपैरिजन किया है। कैसा कंपैरिजन? कौन सा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा हमें कम अच्छा लगता है, या किसी से हम इक्वली सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास मैंगो और बनाना है तो कोई
कंज्यूमर ये भी तो कह सकता है कि मैंगो और बनाना मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि दोनों से मुझे सेम यूटिलिटी मिलती है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि मुझे मैंगो पसंद है या बनाना पसंद है, या हम ये बता सकते हैं कि मैंगो और बनाना से हमें दोनों में सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, ऑर्डिनल में हम किसी भी ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, या दोनों ऑप्शंस हमें क्या लगते हैं, सेम लगते हैं, सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसमें कार्डिनल की तरह ये नहीं बताएंगे कि कितना प्रेफर्ड है, हाउ मच, कितना अच्छा लगता है, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम इसमें ये नहीं बताएंगे। हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्लियर है, कार्डिनल में क्या कर रहे थे, हम ये बता रहे थे कि ये हमें इतना यूटिल्स देता है, यानी कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एप्पल हमें 10 यूटिल्स दे रहा है, बनाना हमें 20 यूटिल्स दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अलग अलग ऑप्शंस में कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन बुरा है, या दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। थर्ड अजम्पशन है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब होता है, सपोज हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए बी सी, मान लेते हैं 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी। अब सपोज हमें ए ज़्यादा अच्छा लगता है, ए इज़ प्रेफर्ड टू बी, ये किसका साइन है, प्रेफर्ड का, प्रेफरेंस का साइन है, मतलब हमें ए ज़्यादा पसंद है किससे, बी से। जैसे हम ग्रेटर देन का साइन बनाते हैं ना, ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन, उसी तरीके से हम प्रेफरेंस का भी साइन बनाते हैं, प्रेफर्ड, ये क्या है, प्रेफर्ड का साइन। क्लियर, ये इस तरीके से बनेगा। तो ए अगर बी से ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, यानी ए प्रेफर्ड है हमें बी से, और बी इज़ मोर प्रेफर्ड टू सी, देन ए शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड टू सी। अगर हमें ए और बी में कंपेयर करें तो ए ज़्यादा पसंद है, बी और सी में कंपेयर करें तो बी ज़्यादा पसंद है, तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए कि ए और सी को अगर कंपेयर करें तो हमें ए ही पसंद होना चाहिए। क्लियर, इसकी हमें क्या आनी चाहिए, इंट्यूशन आनी चाहिए, इसको हमें रटना नहीं है। देखिए, अगर हमारे पास मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मैंगो और एप्पल में मैंगो पसंद है, तो मैंगो इज़ प्रेफर्ड टू ए। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों ऑप्शन में एप्पल और बनाना में मुझे एप्पल प्रेफर्ड है बनाना से, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंगो इज़ प्रेफर्ड टू एप्पल। सबसे पहले मुझे मैंगो पसंद है, उसके बाद बनाना और एप्पल में से मुझे एप्पल पसंद है, तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, मैंगो जो है वो बनाना से प्रेफर्ड होना चाहिए, मैंगो मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्लियर है ये बात, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी। कंज्यूमर क्या फॉलो करेगा, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, फोर्थ अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आज अगर मैं एप्पल और बनाना में एप्पल को प्रेफर कर रहा हूँ, तो कल भी मैं एप्पल और बनाना में से एप्पल को ही प्रेफर करूँगा। ये क्या है, ये है कंसिस्टेंसी। ये है आज के लिए, ये है कल के लिए, दोनों क्या हैं, सेम ही रहेंगी। मतलब कंज्यूमर जो है वो क्या रहेगा, हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, वो हर दिन अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं करेगा, वो क्या रहेगा, अपने प्रेफरेंसेस में कंसिस्टेंट रहेगा। मतलब आज उसे अगर एप्पल पसंद है बनाना से, तो उसे कल भी एप्पल ही पसंद होगा बनाना से। ये क्या होती है, कंसिस्टेंसी, वो अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं करता है। ठीक है, फिफ्थ अजम्पशन है नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी का क्या मतलब होता है, नॉन सैटिटी का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या प्रेफर करता है, प्रेफर लार्जर क्वांटिटीज ओवर स्मॉलर क्वांटिटीज। नॉन सैटिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर को हमेशा ज़्यादा क्वांटिटीज़ ही पसंद होंगी कम के मुकाबले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मेरे पास बंडल है ए और एक बंडल है बी, ठीक है, एक मैंने क्या बनाया, एक थैला बनाया ए और बी का, उसमें मैंने 10 एप्पल रखे और 2 बनाना रखे। ठीक है, एक बंडल ये हो गया मेरा, एक थैला ये हो गया।
दूसरे थैले में मैंने 12 एप्पल और 4 बनाना रखे, तो इन दोनों में से कंज्यूमर को हमेशा ज़्यादा वाला पसंद आएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जिसमें ज़्यादा चीज़ें रखी होंगी हर कंज्यूमर को वही चीज़ पसंद है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा क्या ध्यान रखना है कि कंज्यूमर हमेशा लार्जर क्वांटिटीज़ को ही प्रेफर करेगा कम के मुकाबले, वो कम क्वांटिटी को प्रेफर नहीं करेगा, हमेशा वो ज़्यादा वाली ही लेगा। तो वो कौन सा थैला उठाएगा? बी वाला। ए को क्या कर देगा? छोड़ देगा, अगर उसके पास ये 2 ऑप्शन है। ठीक है, आप भी यही करेंगे। अगर एक में कम है एक में ज़्यादा है तो आप कौन सा थैला उठाएंगे? आप भी ये वाला थैला उठाएंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ अजम्पशंस जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं कब, जब भी हम ऑर्डिनल थ्योरी की या ऑर्डिनल अप्रोच की बात करेंगे, तो ये अजम्पशन हमें ज़रूर ध्यान रखने हैं, नहीं तो हम ऑर्डिनल थ्योरी को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हमने समझा था कि कंज्यूमर बिहेवियर को, यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास क्या है? 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे हमने? सबसे पहले कंज्यूमर की आप प्रेफरेंसेस पता कर लो। ठीक है, यानी कि उसके लाइक्स और डिसलाइक्स। उसके बाद उसका बजट पता कर लो, यानी कि बजट कांस्टेंट पता होना चाहिए, और प्राइसेस ऑफ गुड्स पता होना चाहिए। तीसरा स्टेप था, अब वो क्या करेगा? चॉइस करेगा कि कितने प्रोडक्ट उसको खरीदने चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। तो जैसे कि हमने कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहले कंज्यूमर प्रेफरेंस में क्या पढ़ा था? यूटिलिटी को समझा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी यूटिलिटी को समझेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं? कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझना चाहते हैं कि कंज्यूमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो उसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? देखिए, इंडिफरेंस जो वर्ड निकल के आया है वो किससे आया है? इनडिफरेंट से। इनडिफरेंट क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है इक्वल, यानी कि आपके पास अगर 2 ऑप्शन है ए और बी, यानी कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बनाना, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है, तो जब आप बोलेंगे कि कोई भी दे दो मुझे दोनों पसंद है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनडिफरेंट। कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है, इसको दोनों में सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसका साइन कैसे बनता है? इस तरीके से। ये किस चीज़ का साइन है? इनडिफरेंट का साइन है। यानी अगर आप मेरे पास ये दोनों ऑप्शन रखेंगे और आप मेरे से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, एप्पल चाहिए या बनाना चाहिए, तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आप इनमें से मुझे दोनों में से कोई भी दे दो मेरे को चलेगा, तो ये क्या होता है? इनडिफरेंट। ठीक है, तो अब समझते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, सपोज 2 गुड्स हैं हमारे पास। ठीक है, एप्पल और मैंगो। अब मैं एक कंज्यूमर के पास गया, मान लेते हैं कंज्यूमर है एक्स, और इस कंज्यूमर से बोला कि आपको ये 2 गुड्स खरीदने हैं। ठीक है, और इन 2 गुड्स खरीदने के लिए आपको मुझे अपनी प्रेफरेंसेस बतानी पड़ेंगी। ठीक है, और इसको मैंने एक शर्त दी, इसको बोला कि आप इस तरीके से मुझे अपनी प्रेफरेंसेस बताओ कि आप जो भी बंडल खरीदो, ठीक है, जो भी बंडल खरीदो, जो भी थैला खरीदोगे इन गुड्स का, उसमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक बंडल है ए, ये क्या है? बंडल। किसका बंडल? गुड्स का बंडल। कौन से गुड्स? ये 2 गुड्स, एप्पल और मैंगो, या इसको हम क्या कहते हैं? बास्केट भी कहते हैं। ठीक है, क्या है ये? कुछ नहीं है, हमने क्या बनाया है? एक थैला बनाया है, उसमें हमें ये 2 प्रोडक्ट डालने हैं। ठीक है, उस थैले में कंज्यूमर हमें ये बता रहा है कि एप्पल की कितनी क्वांटिटी ली जाए और मैंगो की कितनी क्वांटिटी ली जाए। तो जब ए थैले की बात की तो इस थैले में एप्पल की 1 क्वांटिटी है और मैंगो की 12 क्वांटिटी है। ठीक है, थैला समझ में आ गया? ये क्या है? बंडल है जिसमें हमारा 1 एप्पल है और 12 मैंगो है, और इसको अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो इससे मुझे कुछ यूटिलिटी मिलेगी, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, यही तो हम समझ रहे हैं अब तक कि किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने की वजह से हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है।
तो इस बंडल को भी कंज्यूम करने से हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मान लेते हैं इससे हमें के का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें नंबर्स में नहीं पता लेकिन हमें पता है कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मान लेते हैं के मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से कंज्यूमर ने एक और बंडल बताया हमें, ठीक है, क्या बंडल है वो, 2 एप्पल और 8 मैंगो, ठीक है। दूसरा बंडल उसने बताया कि अगर मुझे आप 2 एप्पल और 8 मैंगो देंगे तब भी मेरा सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर एक्स के पास गया और एक्स को 2 कमोडिटी खरीदनी है, 2 गुड्स खरीदने हैं, एप्पल और मैंगो, और मैंने उसको बोला कि आप मुझे इस तरीके से प्रेफरेंसेस बताइए अपने, इस तरीके से बंडल बताइए, इस तरीके से बास्केट बताइए कि जिसमें आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसने क्या किया, थैले बना दिए, एक ए, एक बी, सी, डी, इस तरीके से मैं और थैले बनाऊंगा। उसमें क्या रखे हैं, गुड्स रखे हैं, एक क्या है, एप्पल है और मैंगो है, और ये क्या है, क्वांटिटीज़ हैं उन गुड्स की, ठीक है, जिसमें उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो है के, ठीक है। तो इन दोनों बंडल को कंज्यूम करने से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है के, ठीक है। एक और बंडल है हमारे पास सी, क्या है उसमें 3, 5, यानी 3 एप्पल 5 मैंगो, उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो भी क्या है, के। उसको हमने शर्त रखी थी सेम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो के है। उसके बाद एक और बंडल है हमारे पास जिसमें 4 एप्पल हैं, 3 मैंगो हैं, और एक और बंडल है ई हमारे पास जिसमें 5 एप्पल और 2 मैंगो है। इनसे क्या मिलता है, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। कंज्यूमर एक्स ने, इंडिविजुअल एक्स ने हमें क्या दिए, अपनी प्रेफरेंस बता दी कि अगर आप मुझे ये बंडल दोगे तो भी चलेगा, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है के का। अगर आप ये बंडल दोगे तो भी चलेगा, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप ये बंडल दोगे तो भी चलेगा, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये बंडल दोगे तो भी चलेगा, ये बंडल दोगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने कंज्यूमर को बोला हुआ है कि आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप ऐसे बंडल दो। तो जिसमें मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है तो ये मेरे लिए क्या हो गए, सब इनडिफरेंट हो गए, ठीक है। क्या हो गए, इनडिफरेंट। अगर आप मुझे इसमें से कोई भी बंडल दे दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब में सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप एप्पल और मैंगो में से मेरे से पूछें कि कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है, तो अगर मैं कह दूं कि कोई भी दे दो मुझे दोनों चलेगा, तो यानी कि मैं इनडिफरेंट हूँ, मुझे दोनों में सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी तरीके से मेरे पास ये अलग अलग बंडल्स हैं जो मुझे के का सेटिस्फेक्शन देते हैं, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। और अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा दें आपको, तो आप यही तो बोलोगे कोई भी दे दो, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ये के क्या है, ये है हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, या इसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। क्लियर। अब मैं इस बंडल को क्या करता हूँ, एक शेड्यूल में डालता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले लूँगा मैं कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं बंडल्स जो है मेरे ए बी सी डी ई, ये क्या है, कॉम्बिनेशंस। ए बी सी डी ई क्या है, मार्केट बंडल भी कह सकते हैं इसको हम बास्केट भी कह सकते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉम्बिनेशन ले लिए। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या है मेरे पास, एक है मेरे पास एप्पल, एक है मेरे पास मैंगो, ठीक है। 2 कमोडिटीज़ मैंने रखी हैं, एप्पल और मैंगो। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो जो क्वांटिटीज़ हैं बंडल ए में मैं उनको लिख दूँगा। तो बंडल ए में हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी है, 1 एप्पल 12 मैंगो, 1 एप्पल 12 मैंगो। बी में क्या है हमारे पास, बी में है 2 एप्पल 8 मैंगो, 2 एप्पल 8 मैंगो। सी में क्या है हमारे पास, 3 एप्पल 5 मैंगो, 3 एप्पल 5 मैंगो। डी में क्या है, 4 3। ई में क्या है, 5 और 2। क्लियर। ये क्या किया मैंने, जो आपने मुझे प्रेफरेंसेस बताई थी उसका क्या किया मैंने, एक शेड्यूल बना लिया। और इन बंडल को कंज्यूम करने से मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। वो सेटिस्फेक्शन क्या है, के, यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, कांस्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्राफ में प्लॉट करता हूँ और देखते हैं कि होता क्या है। इस शेड्यूल के लिए अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ।
यहाँ पर रखे हैं मैंने, एक्स एक्सिस पर है मेरे पास एप्पल की क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे है मैंगो की क्वांटिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 6 9 12 15। ठीक है, एक साइड मैंने लिया एप्पल, एक साइड मैंने लिया मैंगो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ए कॉम्बिनेशन में क्या क्या है हमारे पास, 1 और 12। अगर मैं एक एप्पल कंज्यूम करता हूँ तो उसके साथ मुझे 12 मैंगो चाहिए। ठीक है, एक एप्पल के साथ 12 मैंगो चाहिए। ये क्या है मेरा बंडल ए, कॉम्बिनेशन ए। अगर मैं 2 एप्पल कंज्यूम करूँगा तो मुझे 8 मैंगो चाहिए, तब मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम रहेगा। तो 2 और 8। अगर मैं एक और एप्पल ऐड कर दूं, यानी 2 एप्पल ले लूं, तो मुझे 8 मैंगो चाहिए। तो यहाँ पर आ गया बी। अगर मैं 3 एप्पल लूं तो मुझे 5 मैंगो चाहिए। 3 एप्पल 5 मैंगो। सी। अगर मैं 4 एप्पल लूँगा तो 3 मैंगो चाहिए। 4 एप्पल 3 मैंगो। ये है डी। उसके बाद 5 एप्पल 2 मैंगो, 5 एप्पल और 2 मैंगो अराउंड यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया ई। इसको जब मैं जॉइन कर देता हूँ, इसको जब मैं जॉइन कर दूँगा तो ये मेरा बन के आ जाएगा इंडिफरेंस कर्व। यानी इस कर्व पे वो सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हमें इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन। यानी कि इस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमने कैसे बनाए हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें क्या मिलता है, किसी कमोडिटीज़ को, किन्हीं 2 कमोडिटीज़ को कंज्यूम करके इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यानी इस पूरे कर्व पे कंज्यूमर का जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यूटिलिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस पूरे कर्व पे यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि हमने कंज्यूमर से पूछा हुआ है आपकी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, और इस तरीके से पूछा हुआ है कि आपको बंडल डिज़ाइन करने हैं अपने हिसाब से, जिसमें क्या हो, आपकी जो यूटिलिटी है हर बंडल में वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या बनेगी, इट इज a locus of all the combinations of 2 commodities which gives same level of satisfaction to the consumer। क्लियर? क्या है ये, लोकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। इसमें हमने क्या लिए हैं, 2 गुड्स लिए हैं, उनके कॉम्बिनेशन बनाए हैं जो कि हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ए भी हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बी भी हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सी बी, डी बी और ई बी हमें क्या दे रहे हैं, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं या सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे हैं। इसलिए हमने इसको क्या कहा है, इंडिफरेंस कर्व। यानी कि कंज्यूमर हर एक मार्केट बास्केट में, हर एक मार्केट बंडल में, हर एक कॉम्बिनेशन में क्या है, इनडिफरेंट है। कोई सा भी दे दो आप, उसको चलेगा। ठीक है, क्योंकि सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन है। अब ये है कैसा, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप है। कैसा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और इसकी शेप कैसी है,
एंड कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और इन जनरल अगर हम अजम्पशंस को ध्यान में रखें तो ये कैसा बनेगा हमारा, ये हमेशा हमारा कॉन्वेक्स शेप बनेगा। ये जो शेप बनी है ये कैसी शेप है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स शेप, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव शेप। इस तरीके से हमने क्या बनाया था, इस तरीके से हमने बनाया था PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स शेप है। कॉन्वेक्स शेप किसकी होती है, इन जनरल इंडिफरेंस कर्व की हमारी कैसी होती है, कॉन्वेक्स शेप होती है। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स बनेगी हमेशा इंडिफरेंस कर्व की। ठीक, अब जो मैंने शेड्यूल बनाया था इंडिफरेंस कर्व का, उसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं, इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, कौन सा वाला शेड्यूल, ये वाला शेड्यूल। इसको मैं यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ। कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, एप्पल की क्वांटिटी है, मैंगो की क्वांटिटी है, A B C D E। ठीक है, एप्पल की क्या है, 1 12 2 8 3 5, 1 12 2 8 3 5 4 3 5 2, 4 3 5 2। ये क्या किया मैंने, दोबारा से शेड्यूल को बना लिया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, साइड में रख लेता हूँ और क्या करूँगा, एक ग्राफ बनाऊँगा दोबारा, सेम ग्राफ मैं दोबारा बनाऊँगा। ठीक है, क्यों बनाऊँगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर y एक्सिस पे हमने क्या रखा था, मैंगो, और x एक्सिस पे हमने क्या रखा है, एप्पल। टू 3 4 5 3 6 9 12 15। क्या करते हैं हम, दोबारा से प्लॉट करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, एक एप्पल तो 12 मैंगो, एक एप्पल तो 12 मैंगो, 2 एप्पल तो 8 मैंगो, 2 एप्पल तो 8 मैंगो, 3 एप्पल तो 5 मैंगो, 3 एप्पल तो 5 मैंगो, 4 एप्पल तो 3 मैंगो, 4 एप्पल तो 3 मैंगो, और 5 एप्पल तो 2 मैंगो, 5 एप्पल तो 2 मैंगो। ठीक है, अब क्या करते थे हम, इसको ज्वाइन कर देते थे। ये क्या बन गया हमारा, इंडिफरेंस कर्व। क्या कहा मैंने इसको, IC, इंडिफरेंस कर्व। अब ध्यान दीजिए, A B C D E, A पॉइंट पे मैंने क्या लिया है, एक एप्पल और 12 मैंगो। ठीक, इस पे क्या है मेरा सेटिस्फेक्शन, कुछ सेटिस्फेक्शन है जिसको हमने बोला K। क्लियर। नेक्स्ट बंडल है मेरे पास, जब मैं 2 एप्पल लेता हूँ तो मुझे 8 मैंगो चाहिए, तब मुझे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तीसरा बंडल है, जब मैं 3 एप्पल लूँगा तो मुझे 5 मैंगोस चाहिए, तब मुझे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब मैं 4 एप्पल लूँगा तो मुझे 3 मैंगो चाहिए, तब मुझे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब मैं 5 एप्पल लूँगा तो मुझे 2 मैंगो चाहिए, तभी मुझे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैंने एक एक एप्पल को इंक्रीज़ किया तो मुझे क्या करना पड़ा, कुछ मैंगोज़ को छोड़ना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्लियर, ये बात समझ में आई कि जैसे जैसे मैं एप्पल की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंगोज़ की क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर रहा हूँ। यानी कि अगर मुझे एक कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहे, सेम रहे। ठीक है,
इसी को हम क्या कहते हैं, MRS। यानी कि जैसे ही हमने एक क्वांटिटी एप्पल की इंक्रीज़ की तो कुछ क्वांटिटी हमने क्या की, मैंगोज़ की सेक्रीफाइस कर दी। जैसे ही हम एक एप्पल से 2 एप्पल पे गए तो हमने क्या किया, 12 से हम कहाँ पर आ गए, 12 से हम 8 पर आ गए। तो इसको हम कहते हैं MRS। क्या है ये, MRS। MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हम किस रेट से एक प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को गेन करने के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक एक एप्पल को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, लेकिन किसके बदले, मैंगोज़ के बदले। इसको इंक्रीज़ तो कर रहे हैं लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे ही हम 2 से 3 पे गए, यानी जैसे ही हमने एक और एप्पल इंक्रीज़ किया तो हमारे पास मैंगोज़ जो हैं वो 9 से 5 पर आ गए। कितने पर आ गए, 9 से 5 पर। इसको क्या कहते हैं हम, MRS। क्लियर। जैसे ही हम 3 से 4 पर गए, यानी एक और एप्पल इंक्रीज़ किया तो हम 6 से 3 मैंगोज़ पर आ गए। ठीक है, यानी कि पहले हम 6 मैंगोज़ ले रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने एक और एप्पल बढ़ाया तो हमें मैंगोज़ को कम करना पड़ा और हमने 3 मैंगोज़ कम कर दिए, छोड़ दिए। ठीक है, तब हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे ही हम 4 से 5 पर गए तो हमने फिर क्या किया, 3 मैंगोज़ से 2 मैंगोज़ पर आ गए। ठीक है, ये क्या है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हम किस रेट से एप्पल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किससे, मैंगोज़ से। हम एप्पल को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, मैंगोज़ को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, और किस रेट से कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है इस ग्राफ में तो कैसे निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे MRS। MRS कैसे निकालते हैं, X की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने की वजह से हमें कितनी Y की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, X में गेन है और Y में क्या है, सेक्रीफाइस। ठीक है, X को इंक्रीज़ करने की वजह से Y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं, MRS। इस फॉर्मूले से हम इजीली MRS को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, इस पॉइंट पर A कॉम्बिनेशन पर, इससे पहले तो हमारे पास कोई बंडल नहीं है, तो यहाँ पर MRS क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई चेंज ही नहीं है तो MRS क्या आएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगले पॉइंट पर देखते हैं। जैसे ही हमने एक एप्पल को इंक्रीज़ किया तो हमें क्या करना पड़ा, 12 से 8 पर आना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ, मैंगोज़ में कमी आ गई, 12 से 8 पर 4 की कमी आ गई। यानी कि क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स कितना है, चेंज इन एक्स है 1। इसको मैं अगर x मान लूँ और इसको y मान लूँ तो x में चेंज कितना है, 1, यानी 1 से बढ़कर 2 हो गया। तो चेंज कितना हुआ एप्पल में, 1, तो ये हो गया 1। और y में कितना चेंज हुआ, 12 से कम होकर कितना हो गया, 8 पर चला गया, यानी 4 का। क्लियर है ये बात। तो MRS क्या आ गया हमारा, 4। यानी एक क्वांटिटी x की इंक्रीज़ करने की वजह से हमें 4 क्वांटिटी y की छोड़नी पड़ेंगी, वो है MRS। ठीक है, अगला एक और क्वांटिटी हमने एप्पल की इंक्रीज़ की तो हमें क्या करना पड़ा, 3 क्वांटिटी छोड़नी पड़ी, किसकी, मैंगो की। यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें 3 क्वांटिटी छोड़नी पड़ी, तो MRS क्या आ गया, 3। फिर से एक और इंक्रीज़ करने के लिए हमें 2 क्वांटिटी छोड़नी पड़ी, यानी 2:1, यानी कि 2 MRS आ गया यहाँ पर। फिर से एक और क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें एक क्वांटिटी छोड़नी पड़ी, तो अब क्या आ गया MRS, 1। ठीक है, ये क्या है, MRS। और अगर आप ध्यान से देखें तो MRS का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसी को तो हम स्लोप भी बोलते थे। x में चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज आया, क्या होता था, स्लोप। तो MRS ही स्लोप होता है IC कर्व का। IC कर्व का स्लोप क्या होता है, MRS। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है हमारा MRS, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा y बाय डेल्टा
x। क्लियर है? तो MRS की डेफिनेशन क्या होगी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या डेफिनेशन होगी? MRS is that rate at which commodities can be substituted with each other। ऐसा रेट जिस रेट से हम क्या कर सकते हैं, एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उस रेट को हम क्या कहते हैं? MRS। सो दैट द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कॉमोडिटीज़ को सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं? ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, यहाँ पर हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया, एक एप्पल को इंक्रीज़ किया, यहाँ से हम 1 से 2 पे गए, तो हमने कुछ मैंगोज़ की क्वांटिटी को छोड़ा है, सेक्रीफाइस किया है। क्यों छोड़ा है? ताकि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देंगे और इसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ कर देंगे, तो क्या सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा? नहीं रहेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ जाएगा। हमने अभी एक अजम्पशन पढ़ी थी नॉन सैटिस्फैक्टरी वाली, कि अगर हमें एक जगह 10 मिल रहा है और एक जगह 12 मिल रहा है, तो हम हमेशा किसको चूज़ करेंगे? 12 को, ज़्यादा वाले को। तो मैंने क्या कहा कि अगर एप्पल की एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर मैंगो की भी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम दोनों की क्वांटिटीज़ को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए एक की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरे की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, ताकि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहे। ठीक है, और MRS का फॉर्मूला क्या होगा? MRS का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव में आएगा। एक को हमने क्या किया है? एक्स को हमने क्या किया है? इंक्रीज़ किया है। वाई को हमने क्या किया है? डिक्रीज़ किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने एक एक्स को इंक्रीज़ किया है, यानी कि +1 किया है, तो माइनस का हमने 5 वाई को क्या किया है? डिक्रीज़ किया है। तो आंसर हमेशा क्या आएगा? -5 ही आएगा। तो ये माइनस क्या है? ये वाला साइन। ठीक है, MRS हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। और इस नेगेटिव की वजह से ही क्या हो रहा है? ये स्लोप जो है वो कैसा है? हमारा नेगेटिव है, यानी डाउनवर्ड जा रहा है ये। ठीक है, हमारा जो IC कर्व है वो कैसा दिखा था? हमने अभी बात की थी IC कैसा होता है हमारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। क्यों जा रहा है? ये इसकी वजह से जा रहा है, क्योंकि एक को हम इंक्रीज़ करने की वजह से दूसरे को क्या कर रहे हैं? हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब MRS को लिखने का कैसा तरीका है? MRS, इसके नीचे हम लिखते हैं XY, यानी कि X को इंक्रीज़ किया और Y को डिक्रीज़ किया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? -डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्लियर है? सिंपल है। हमने क्या किया? इसको ऐसे नोटेशन में लिखते हैं MRS, नीचे क्या लिखेंगे? XY, यानी MRS ऑफ XY, यानी X को इंक्रीज़ करने की वजह से Y में कितना डिक्रीज़ होएगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। और अगर हम इसकी नोटेशन चेंज कर दें तो MRS YX, यानी कि Y में इंक्रीज़ करने की वजह से X में क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा x बाय डेल्टा y। तो हमें नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिख दिया है। ठीक है, जो पहले आएगा नोटेशन में उसका मतलब है कि वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। जो बाद में आएगा वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। सारी नोटेशन हम इसी तरीके से लिखते हैं। MRS XY का मतलब है कि x के इंक्रीज़ होने की वजह से y में कितना डिक्रीज़ आएगा। MRS YX का मतलब है कि y में इंक्रीज़ होने की वजह से x में कितना सेक्रीफाइस करेंगे या कितना डिक्रीज़ होगा। क्लियर? अब आप यहाँ पर ग्राफ में एक चीज़ देखेंगे। क्या? जब मैं 1 से 2 पर जाता हूँ तो क्या हो रहा है कि एक एप्पल इंक्रीज़ करने की वजह से
मुझे y डिक्रीज़ करना पड़ रहा है, यानी मैंगोज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो कितना सेक्रीफाइस किया मैंने, 12 से 9 पर किया। तो ग्राफ पे आप ये लाइन देखेंगे तो ये इतनी बन रही है, ठीक है। और जैसे ही मैं 2 से 3 पे गया तो मुझे फिर से मैंगोज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब मेरी जो लाइन है ये पहले वाले से थोड़ी छोटी बनी है। आगे देखते हैं, जब मैं 3 से 4 पे गया तो मेरी लाइन क्या हो गई, और छोटी हो गई। जब मैं 4 से 5 पे गया तो लाइन क्या हो गई, और छोटी हो गई। और ये लाइन क्या दिखा रही थी हमें, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हम कर्व पे जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा MRS क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। स्लोप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि हमें एक एप्पल को इंक्रीज़ करने के लिए मैंगोज़ को डिक्रीज़ तो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे कम सेक्रीफाइस करेंगे। यानी MRS जो है वो लगातार क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे हम कर्व से नीचे जाते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ था, पहले MRS 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। यानी MRS क्या हो रहा है, यहाँ पर भी साफ साफ देख सकते हैं MRS डिक्रीज़ हो रहा है, स्लोप लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। और स्लोप को हम एक और तरीके से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये हमारा ग्राफ है एक, ये हमारा कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे अगर मुझे किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सपोज़ मेरे पास एक पॉइंट है A, यहाँ पर A, तो मैं इस पे स्लोप कैसे निकालूंगा, इस पे एक टेंजेंट बनाऊंगा, ठीक है। इस टेंजेंट का मैं स्लोप निकाल दूंगा। कैसे, x में चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज आया, ये क्या था, मेरा स्लोप था। इस फॉर्मूले से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। यानी ये जो टेंजेंट है हमें क्या दिखा रहा है, स्लोप दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है ना। ये क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट पर ये चेंज क्या है, ये x में चेंज है, ये चेंज क्या है, y में चेंज है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। यानी इसी कर्व पे इस पॉइंट पे स्लोप क्या है वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। अब अगर मेरे पास पॉइंट है B, यानी अब मैं कर्व पे क्या आ रहा हूँ, नीचे आते जा रहा हूँ और स्लोप चेक कर रहा हूँ। तो स्लोप कैसे चेक करेंगे, B पॉइंट पर हम क्या डालेंगे, टेंजेंट डालेंगे। टेंजेंट क्या है, ऐसी लाइन जो इस पॉइंट को सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, ठीक है। तो ये मैंने इस पर टेंजेंट डाली, ठीक है। हमने स्लोप पढ़ा हुआ है, नॉर्मल स्लोप की बात करें, जो ज़्यादा खड़ा होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, जो फ्लैट होता है उसका स्लोप कम होता है। यानी अगर ये AB है और ये CD है तो इसमें से किसका स्लोप ज़्यादा है, AB का स्लोप ज़्यादा है, CD का स्लोप कम है, क्योंकि CD क्या है, फ्लैट है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, A पर लाइन कैसी है, ज़्यादा खड़ी है, B पर लाइन कैसी है, ज़्यादा फ्लैट है। तो A के मुकाबले B का स्लोप कैसा है, कम है, यानी B पे जो लाइन है वो फ्लैट है। इसी तरीके से और नीचे जाएं हम तो क्या होगा, हम यहाँ पर आ गए C पर। C पर अब मैं टेंजेंट डालता हूँ एक, ये मैंने डाली टेंजेंट जो इस पॉइंट पर टच होकर निकलेगी, ठीक है। अब B और C में कंपेयर करें तो किसका स्लोप ज़्यादा है, B का स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि B ज़्यादा खड़ी है किससे, C से, C फ्लैट है। तो जैसे जैसे हम इस कर्व पर नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी तो सेम चीज़ हो रही है, A पे चेक करेंगे तो स्लोप क्या है, ज़्यादा है। B पे चेक करेंगे तो टेंजेंट डालिए और स्लोप चेक कर लीजिए। C पे चेक करना है, टेंजेंट डालो, स्लोप चेक कर लो। D पे चेक करना है, टेंजेंट डालिए, स्लोप चेक कर लीजिए। जिसकी ज़्यादा खड़ी ढलान उसका स्लोप ज़्यादा, जो ज़्यादा फ्लैट उसका स्लोप कम, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि MRS डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो MRS जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। हमने टेंजेंट से पता लगा लिया, ठीक है। लेकिन अब ये हो क्यों रहा है ये देखना है। Why MRS is decreasing, ये हमें पता लगाना है। देखते हैं हम ग्राफ में ही इसका आंसर हमें मिलेगा। देखिए कैसे, जब हम कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, यूटिलिटी नंबर ऑफ आइटम्स पर भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आइटम्स। यानी कि अगर आइटम्स ज़्यादा यानी प्रोडक्ट ज़्यादा तो यूटिलिटी लेस।
यानी कि अगर मेरे पास 1000 सेब हैं तो मैं ईज़िली किसी को एक दे दूंगा, ठीक है, कोई झिझक नहीं होगी मुझे उसे देने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम है। मैं अगर एक किसी को दे भी दूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट कम तो यूटिलिटी ज़्यादा। अगर मेरे पास 2 एप्पल हैं, अब आप मेरे से 1 एप्पल मांगोगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं देने में थोड़ी आनाकानी करूँगा, ठीक है, इतनी ईजिली मैं नहीं दूंगा। यानी कम प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा यूटिलिटी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो कम यूटिलिटी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1 एप्पल है, 12 मैंगो हैं, तो यहाँ पर यूटिलिटी किसकी ज़्यादा है? एप्पल की यूटिलिटी ज़्यादा है, मैंगो की यूटिलिटी कम है। मैंगो हमारे पास 12 हैं, एप्पल हमारे पास 1 ही है। अगर आप मैंगो में से मेरे से थोड़े मैंगो मांग लेंगे तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरे पास 1 ही एप्पल है, अब इसमें से भी मांगेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या हुआ कि क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मैंगोज़ हैं, तो अगर मुझे 1 एप्पल और एक्स्ट्रा लेना है तो यूटिलिटी किसकी ज़्यादा है मेरे लिए? एप्पल की ज़्यादा है, क्योंकि कम प्रोडक्ट है। और हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है कि जिसमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा लेंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो इस प्रोडक्ट को हम जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि हम जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते थे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे जैसे हम एप्पल को इंक्रीज़ करेंगे इसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी और इसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम मैंगोज़ को कम करते जा रहे हैं। जैसे ही हमने 1 से 2 एप्पल को इंक्रीज़ किया तो हमने मैंगोज़ को कितना किया? 12 से 8 कर दिया, यानी हमने 4 का सेक्रीफाइस किया। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? तो क्योंकि हमारे लिए एप्पल की यूटिलिटी क्या थी? ज़्यादा थी, तो हमने इसको लेने के लिए ईज़िली मैंगोज़ को छोड़ दिए, ज़्यादा मैंगोज़ भी दे दिए किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे लिए एप्पल की यूटिलिटी ज़्यादा है। मेरे को इसको 1 लेने के लिए मैं इसको ज़्यादा पे करने को भी तैयार हूँ मैंगोज़ को, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए एप्पल की यूटिलिटी ज़्यादा है। अब हमने एप्पल की एक और क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं? एप्पल को ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इसको ज़्यादा करते जाएंगे इसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। और इसको हमने क्या किया? 8 से 5 पर आ गए, यानी 3 का सेक्रीफाइस किया। पहले हम ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट था मैंगो, कम प्रोडक्ट था एप्पल, तो एप्पल का 1 लेने के लिए भी हम ज़्यादा देने को तैयार थे, ठीक है। तो जैसे जैसे एप्पल इंक्रीज़ होता जा रहा है हमारे लिए, वैसे वैसे हम इसकी यूटिलिटी जो है, मैंगो की यूटिलिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसको कम सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि अब मेरे लिए इसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे ही हमने 3 से 4 पर गए, एक और इंक्रीज़ किया, यानी एप्पल अब ज़्यादा हो गए, यूटिलिटी कम, और ये गए हम 5 से 3 पर, यानी 2 का सेक्रीफाइस किया। इसकी अब यूटिलिटी क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारे पास कम प्रोडक्ट बचा है मैंगोज़। तो मैंगोज़ अगर कम बचे हैं तो इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, तो अब हम ज़्यादा इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा है। तो अब हमने क्या किया? एक एप्पल को इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ 2 ही मैंगोज़ को डिक्रीज़ किया है। उसी तरीके से जब हम 4 से 5 पे गए तो एक और एप्पल इंक्रीज़ किया, यानी एप्पल हमारे पास और बढ़ते जा रहे हैं, यूटिलिटी कम होती जा रही है एप्पल की। और ये हमारे पास कितने हो गए? 3 से 2, यानी 1 का क्या है? चेंज। अब हमने इसको और कम कर दिया, वाई को हमने वाई हमारा जो सेक्रीफाइस कर रहे थे हम, उसको हमने क्या कर दिया? और कम कर दिया है, 1 पे लिया है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये मैंने आपको बताया, ये होता है लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। ये हमारे पास कम थे पहले एप्पल, इसलिए इसकी यूटिलिटी ज़्यादा थी। ये हमारे पास मैंगोज़ ज़्यादा थे, इसलिए इसकी यूटिलिटी कम थी। तो जैसे जैसे हमने इसको इंक्रीज़ किया तो लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से इसकी यूटिलिटी कम हुई, और इसको हमने जैसे जैसे कम किया तो लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से इसकी यूटिलिटी क्या हुई? हमारे लिए ज़्यादा हुई। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? कम छोड़ना प्रेफर कर रहे हैं, कम सेक्रीफाइस करना प्रेफर कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एप्पल की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो रीज़न क्या हो गया है? एमआरएस का रीज़न हो गया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी। MRS डिक्रीजिंग या स्लोप हमारा डिक्रीजिंग क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। क्लियर? देखिए अभी तक हमने क्या सीखा? हमने बनाया एक इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर y गुड है, यहाँ पर क्या है x गुड, और कंज्यूमर ने कुछ अपनी प्रेफरेंस बताई है। ठीक है, सपोज ये प्रेफरेंस बताई है और इस पे क्या है, यूटिलिटी क्या है, सेम है। ये क्या है, यूटिलिटी का लेवल है। और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? इस कर्व को बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम शॉर्ट में IC भी लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ IC1। इस कर्व पे x और y के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो y क्या करना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, और उसकी जो यूटिलिटी लेवल है वो क्या रहती है, सेम रहती है इन सारे कॉम्बिनेशंस पर। ठीक है, लेकिन ये तो हमने सिर्फ के यूटिलिटी लेवल पे बात की। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कंज्यूमर का जो यूटिलिटी लेवल है वो अलग भी तो हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, या इस तरीके से हो सकता है, या इस तरीके से हो सकता है, या इस तरीके से हो सकता है। ये क्या है, IC2, IC3, IC4, IC5। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ यही थोड़ी है जिस पे यूटिलिटी के है। उसकी प्रेफरेंसेस और भी हो सकती हैं। हो सकता है ये वाली हो जिस पे यूटिलिटी M हो सकता है प्रेफरेंसेस ये वाली हो जिस पे यूटिलिटी L हो सकता है प्रेफरेंसेस ये वाली हो जिस पे यूटिलिटी N हो सकता है ये वाली हो जिस पे यूटिलिटी O हो। तो कंज्यूमर की तो अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं जिस पे अलग अलग यूटिलिटी लेवल होगा। इस एक कर्व पे हमने बोला कि यूटिलिटी लेवल सेम होगा, लेकिन अलग अलग कर्व पर तो अलग अलग यूटिलिटी लेवल होगा, जो कि पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, हमने तो सिर्फ एक कर्व मांगा था कंज्यूमर से, वो उसने हमें बना के दे दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि कंज्यूमर के और भी इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। तो जब हम एक कंज्यूमर के सारे IC कर्व को एक ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं? जब हम एक ही इंडिविजुअल के अलग अलग IC कर्व देखेंगे एक ही ग्राफ पर तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। सिंपल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इंडिफरेंस मैप की डेफिनेशन है अ डायग्राम शोइंग डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व corresponding to different indifference curve schedules of the consumer is called indifference मैप। यानी कि जब हम एक ही डायग्राम में डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को शो करेंगे और वो बने किससे हैं, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल से। जो हमने शेड्यूल बनाया था उन्हीं अलग अलग शेड्यूल से क्या बने हुए हैं, वो इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं। किसके हैं वो? एक कंज्यूमर के हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, इंडिफरेंस मैप। क्लियर? ये होता है हमारा इंडिफरेंस मैप। अब हम क्या करते हैं, इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको समझना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है IC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। IC कर्व हमने किस तरीके से बनाया था? IC कर्व हमने बनाया था
इस तरीके से। और इस तरह की शेप किस लिए होती थी? क्योंकि जब हम x का कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हैं तो y का कंजम्पशन हमें डिक्रीज़ करना पड़ता है, तभी तो हम इसकी यूटिलिटी को क्या रख पाएंगे? कांस्टेंट रख पाएंगे, नहीं तो यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम दोनों को बढ़ा दें तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, दोनों को कम कर दें तो यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, एक को इंक्रीज़ किया और एक को हमने डिक्रीज़ किया, तभी हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या रही? कांस्टेंट के। ठीक है, समझ में आया? इसलिए जो हमारा आईसी कर्व है वो कैसा बनता है? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये लेफ़्ट से राइटवर्ड जाता है और कैसे? डाउनवर्ड होके, यानी कि नेगेटिव स्लोप है। एक इंक्रीज़ हो रहा है तो एक डिक्रीज़ हो रहा है। क्या है ये? नेगेटिव स्लोप। जैसे हम डिमांड कर्व बनाते थे इस तरीके से, उसी तरीके से ये भी बना हुआ है। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व are generally convex to the origin। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? हमने समझा है कि ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। कैसा होता है? ये वाली जो शेप है आईसी की, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है कॉनकेव। कैसी शेप है ये? कॉनकेव। ये कैसी शेप है? कॉन्वेक्स। और ये शेप क्यों बनी है? ये शेप बनी है ड्यू टू डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आईसी कर्व का स्लोप है, जिसको हम MRS कहते हैं, क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स नेगेटिव में। ये क्या होता है? धीरे धीरे जैसे जैसे हम कर्व पे नीचे आते रहते हैं वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। इसलिए इसकी शेप कैसी बनती है? कॉन्वेक्स बनती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक कंज्यूमर के। ये एक कंज्यूमर की बात हो रही है। ठीक है, तो एक कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब मैंने इंडिफरेंस मैप बनाया था तो किस तरीके से बनाया था? इस तरीके से बनाया था। यहाँ पर मैंने कभी भी इंटरसेक्ट करके नहीं दिखाया। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि जो आईसी है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी कि सपोज़ एक आईसी ये है IC1 और एक आईसी है हमारे पास ये IC2। इस तरीके से कभी भी हमारा इंडिफरेंस कर्व नहीं दिखेगा एक इंडिविजुअल का। एक इंडिविजुअल की कभी भी प्रेफरेंस इस तरीके से नहीं हो सकती। अब हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा क्यों नहीं होता। सपोज़ हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर A, एक पॉइंट है यहाँ पर B, एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर C, एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर D। क्लियर? अब अगर आप इस पर्पल वाले आईसी कर्व पे देखें तो क्या है? A का सेटिस्फेक्शन लेवल शुड बी इक्वल टू D का सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यानी कि बंडल A इज़ इंडिफरेंट टू बंडल D। अगर हम आईसी कर्व 2 पे बात करें, बाय डेफिनेशन ऑफ IC2, डेफिनेशन के हिसाब से A एंड D इस कर्व पर सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। यही हमने आईसी कर्व में पढ़ा है। इसी तरीके से अगर हम ग्रीन वाले आईसी कर्व पर देखें यानी IC1 पर देखें तो A और C सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं क्योंकि ये एक ही आईसी कर्व पे है। तो यानी कि A इज़ इंडिफरेंट टू कॉम्बिनेशन C। किसकी वजह से? बाय डेफिनेशन ऑफ IC1। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? हमने सिर्फ ये बोला कि अगर हम IC2 को देखें तो A का सेटिस्फेक्शन शुड बी इक्वल टू D का सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एक ही आईसी कर्व पे है। डेफिनेशन कहती है आईसी कर्व की। ग्रीन वाले आईसी कर्व पे देखें तो A शुड बी इक्वल टू C। A से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है सेम इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन हमें किससे मिल रहा है? C से भी मिल रहा है क्योंकि ये एक ही आईसी कर्व पे। ठीक है,
अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ट्रांजिटिविटी का। ट्रांजिटिविटी क्या होता है? ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि अगर हमें A प्रेफर्ड है B से और B प्रेफर्ड है C से, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली A शुड बी प्रेफर्ड टू C। सही बात है ये, ठीक है। इसी तरीके से सेम वे अगर A कॉम्बिनेशन इनडिफरेंट है D से और A कॉम्बिनेशन इनडिफरेंट है C से, तो फिर D और C में भी हम इनडिफरेंट होने चाहिए। यही तो ट्रांजिटिविटी कहता है। अगर A और D में हम इनडिफरेंट हैं, A और C में भी हम इनडिफरेंट हैं, तो D और C में भी तो हम इनडिफरेंट होने चाहिए। क्यों? ट्रांजिटिविटी की वजह से। अगर हम D और C देखें यहाँ पर, D और C, D पर हमें क्या मिल रहा है? D पर हमें इतनी मिल रही है y की क्वांटिटी y1, इतनी मिल रही है हमें x की क्वांटिटी x1। C पे क्या मिल रहा है हमें? C पे मिल रहा है y2 और ये मिल रहा है x2, ठीक है। अब हम बोल क्या रहे हैं कि D और कॉम्बिनेशन C क्या है कंज्यूमर के लिए? इनडिफरेंट है, यानी इनसे जो है हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन D पे देखें तो क्या है हमारे पास? x1 है और क्या है? y1। C पे क्या है हमारे पास? x2 और y2। अब आप कंपेयर कीजिए कि D में क्या है हमारे पास? इतना x है और इतना y है, ठीक है। और C में क्या है हमारे पास? इतना x है और इतना y है, ठीक है। यानी कि C में जो है वो x और y की ज़्यादा क्वांटिटी है। अगर आप ये पिंक वाली लाइन देखेंगे तो x2 इतना है, y2 इतना है, जबकि y1 कम है, x1 कम है y2 के मुकाबले, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट D पर हमें कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और पॉइंट C पर हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमने एक एजम्पशन पढ़ा था नॉन सैटिटी का। नॉन सैटिटी क्या होता था कि हमेशा हम लार्जर क्वांटिटी वाला बंडल ही प्रेफर करेंगे, किसके बदले? स्मॉलर क्वांटिटी के बदले। तो C पे हमें क्या मिल रहा है? ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, किसके मुकाबले? D के मुकाबले। तो ये तो गलत बात हो गई। होना क्या चाहिए था? C शुड बी प्रेफर्ड टू D, क्योंकि C के पास ज़्यादा क्वांटिटी है, D के पास कम क्वांटिटी है। तो कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा? हमेशा C ओवर D, ठीक है। यानी कि दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोर इज बेटर अभी हमने बात की, तो C शुड बी प्रेफर्ड ओवर D। C शुड बी प्रेफर्ड ओवर D, क्योंकि C में ज़्यादा क्वांटिटी है, D में कम क्वांटिटी है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि D और C में कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट। जबकि रियल सिचुएशन क्या है कि C प्रेफर करेगा वो D में, और ये दोनों बात हम एक साथ नहीं कह सकते। इसलिए क्या होगा कि कंज्यूमर की जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसका रीज़न क्या है? ये सारी है उसकी एक्सप्लेनेशन कि ये दोनों सिचुएशंस एक साथ नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। हम एक टाइम पे ये नहीं बोल सकते कि D और C इंडिफरेंट है, हम उसी टाइम पे ये नहीं बोल सकते कि C इज़ प्रेफर्ड टू D, ठीक है। क्या मतलब? हम ये बोल रहे हैं कि मुझे एप्पल पसंद है बनाना से, एक बार मैं ये बोल रहा हूँ। दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ एप्पल एंड बनाना में मैं इनडिफरेंट हूँ। यानी ये क्या प्रॉब्लम हो गई? ये प्रॉब्लम हो गई हमारी इनकंसिस्टेंसी की। हम क्या हैं? इनकंसिस्टेंट हैं, हमें पता ही नहीं है अपने बारे में हम क्या प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या केस हो गया? इनकंसिस्टेंट का केस हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये अजम्पशंस हमारी नहीं थी। इसलिए कभी भी इंडिविजुअल की, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, पर्टिकुलर कंज्यूमर की आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितनी ज़्यादा हायर आईसी कर्व होगा उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कैसे? ये y है, ये x कमोडिटी है,
सपोज़ एक हमारा आईसी कर्व ये है, एक हमारा आईसी कर्व ये है, ये 1, ये आईसी 2, इस पे 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक मान लेते हैं ये पॉइंट है और एक मान लेते हैं हम ये पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी। अब मैं क्या चाहता हूँ, ए पर कितनी क्वांटिटी मिलती है मुझे, इतनी एक्स की इतनी वाई की। ठीक है, बी पर कितनी क्वांटिटी मिल रही है, वाई 2 और एक्स की सेम क्वांटिटी मिल रही है। यानी कि जैसे ही मैं ऊपर वाले आईसी कर्व पे गया तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और हमने अजम्पशन क्या पढ़ा है, नॉन सेटिटी का। तो जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी उस बंडल में हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे आईसी कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, जितना हाई होता चला जाएगा, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो y कितना है, y इतना ही है, लेकिन x की क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 10 और 2 का बंडल है तो यहाँ पर कितने का बंडल है, यहाँ पर x सेम है यानी कि x 10 है, लेकिन y भी तो ये इंक्रीज़ हो गया, मान लेते हैं 5 हो गया 2 से। तो इसमें a में 10 और 2 है, b में 10 और 5 है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, जिसमें ज़्यादा होगा। तो इसमें मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो यानी जितनी ऊपर आईसी उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। अगर आप इस पर कंसिडर करें तो क्या y कांस्टेंट है यानी y 2 है, लेकिन x क्या हो गया, x यहाँ से बढ़ गया इतना, तो मान लेते हैं ये 15 हो गया। तो अगर आप a और c को कंपेयर करें तो यहाँ पर 10 और 2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 15 और 2 का कॉम्बिनेशन है। आप कौन सा प्रेफर करोगे, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। तो क्या बोला मैंने कि जितना ज़्यादा हायर आईसी होगा उतना ज़्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। 5th प्रॉपर्टी है, नो आईसी कर्व टचेज आइदर ऑफ द एक्सिस। कोई भी इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। यानी इंडिफरेंस कर्व मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं बनाया, हमेशा मैंने आईसी कर्व किस तरीके से बनाया है, इस तरीके से बनाया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को यहाँ पर टच कर रहा है, एक्स को यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी आईसी कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए अगर इस पे टच किया तो यहाँ पर ये है y की क्वांटिटी और x की क्वांटिटी क्या है, 0। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो y की क्वांटिटी है y1 और x की क्वांटिटी क्या है, 0, x 0 और y1। लेकिन हमने अजम्पशन में क्या माना था, हमने एक अजम्पशन पढ़ा था कि हमेशा 2 गुड्स होने चाहिए, कंज्यूमर हमेशा 2 गुड्स प्रेफर करेगा मिनिमम। ठीक है, ये हमने अजम्पशन समझी थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अजम्पशन को वो फॉलो नहीं कर रहा है, अजम्पशन रूल आउट हो गई है। यहाँ पर x की 0 क्वांटिटी है, सिर्फ y की है क्वांटिटी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x1 की कुछ क्वांटिटी है लेकिन y की क्या है, 0 क्वांटिटी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अजम्पशन फेल हो गया। ठीक है, हमने क्या माना था कि 2 गुड्स होने ही चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ पर 2 गुड्स नहीं है, यहाँ पर 2 गुड्स का कंजम्पशन नहीं है, इसलिए कभी भी हमारा आईसी कर्व एक्सिस को टच नहीं करेगा। और हमने ये 2 गुड्स वाली अजम्पशन इसलिए मानी हुई है क्योंकि हमारे पास ग्राफ क्या है, वो 2D है। ठीक है, 2D ग्राफ में हम 2 ही प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को भी चेक करना चाहते हैं तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की हेल्प से चेक हो सकता है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या है, 2D ग्राफ अवेलेबल है, इसलिए हम 2 गुड्स की ही बात करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ 2 गुड्स की ही बात करते हैं। तो ये थी वो प्रॉपर्टीज़ जो एक जनरल इंडिफरेंस कर्व की होती हैं। अब कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल शेप्स भी होती हैं इंडिफरेंस कर्व की। जनरल शेप क्या है, ये वाली कॉन्वेक्स वाली। ठीक है, इस तरह की होती है शेप, कॉन्वेक्स शेप होती है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाता है, अलग शेप का हो जाता है। कैसे, अब हम पढ़ेंगे some exceptional shapes of indifference curve। कुछ ऐसी शेप्स पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व की जो कॉन्वेक्स नहीं होती, अलग तरीके की होती हैं। कैसे होती हैं,
सबसे पहले है हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? देखिए हमने गुड्स पढ़े थे, कौन से? सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या एग्जाम्पल है? कोक और पेप्सी। अगर मार्केट में हमें कोक नहीं मिलती है तो हम किस पे शिफ्ट कर जाते हैं? पेप्सी पे कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका टेस्ट जो है वो लगभग सेम सा है, ठीक है, लगभग सेम सा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, लगभग हमें इससे सेम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। मान लेते हैं अगर इससे हमें 10 की मिल रही है तो हमें इससे 9 की मिल जाएगी, तो लगभग हम मैनेज कर लेंगे, कोक की जगह हम पेप्सी भी ले लेंगे। लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं कि इस प्रोडक्ट के बदले अगर हम कोई और प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि अगर 10 यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पर भी 10 मिलेगा। उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर है जिसका नाम है टी, ये स्कूल में बच्चों को पेंसिल्स बांटना चाहता है, ठीक है, क्या करना चाहता है? बच्चों को पेंसिल्स बांटना चाहता है। उसकी क्लास में है 5 बच्चे, ठीक है, यानी कि उसको 5 पेंसिल खरीदनी है, ठीक है। तो ये जो टीचर है वो दुकान पे गया और टीचर ने दुकानदार से बोला मुझे पेंसिल्स चाहिए, ठीक है। दुकानदार ने बोला कि उसके पास एक रेड कलर की पेंसिल है, एक ब्लू कलर की पेंसिल है, ठीक है, एक रेड कलर की पेंसिल है, एक ब्लू कलर की पेंसिल है। इनका सिर्फ कवर है रेड कलर का, ब्लू कलर का, चलती दोनों कैसी है? ब्लैक है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये पेंसिल मुझे बच्चों को बांटनी है, चलती सेम है, तो अगर दुकानदार मुझे रेड पेंसिल दे दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर वो मुझे ब्लू पेंसिल दे दे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मुझे वो दोनों का मिक्सचर दे दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि क्योंकि ये चलती ब्लैक हैं और मुझे ये बांटनी है बच्चों में, तो आप मुझे चाहे रेड पेंसिल दे दो चाहे आप ब्लू पेंसिल दे दो, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। तो अगर मुझे 5 पेंसिल लेनी है तो मान लेते हैं पहली सिचुएशन ये होती है, दुकानदार बोलता है कि मेरे पास रेड पेंसिल ख़त्म हो गई हैं, सारी मेरे पास ब्लू पेंसिल हैं, तो 5 की 5 वो क्या ले लेगा? ब्लू पेंसिल ले लेगा, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इससे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है जो कि मान लेते हैं हम यू बार, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा सेटिस्फेक्शन क्योंकि आईसी कर्व है। उसके बाद दुकानदार बोलता है टीचर से कि मेरे पास ब्लू पेंसिल जो है वो सिर्फ 4 रह गई हैं, तो क्या मैं आपको एक रेड पेंसिल दे दूं? दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, चलती तो ब्लैक है, इसमें भी यूटिलिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दुकानदार ने बोला कि मेरे पास अब सिर्फ 3 ही ब्लू पेंसिल रह गई है, बाकी 2 दे दूँ? बिल्कुल दे दो, मेरे को क्या करना है, बांटना ही तो है, चलती वैसे भी ब्लैक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ऊपर के कलर से। फिर दुकानदार ने बोला कि मेरे पास ब्लू पेंसिल सिर्फ 2 ही बची हैं, बाकी की 3 पेंसिल रेड दे दूं? बिल्कुल दे दो, यूटिलिटी सेम है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर दुकानदार ने क्या बोला कि ये मेरे पास सिर्फ 1 बची है, बाकी की सारी क्या है, मेरे पास रेड पेंसिल है, क्या करूं? दे दूं? बिल्कुल दे दो, यूटिलिटी सेम है। फिर क्या बोला? बोला कि ये 1 भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास अब रेड बच गई हैं, क्या सारी रेड दे दूं? दे दो ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि चलती तो सारी ब्लैक ही हैं, सिर्फ उसका कवर ही तो चेंज है, ब्लू और रेड। इस टाइप के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इस पे हर लेवल पे, हर कॉम्बिनेशन पे हमारा जो यूटिलिटी है वो क्या है? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है रेड पेंसिल, ये है ब्लू पेंसिल। अब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, अगर हम 0 से 1 पर जाते हैं तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी पड़ती है और यहाँ पर एक क्वांटिटी हमें डिक्रीज़ करनी पड़ती है। फिर से अगर हम 1 से 2 पर जाते हैं तो फिर से एक इसकी इंक्रीज़ करनी पड़ती है, एक इसकी डिक्रीज़ करनी पड़ती है, तभी तो यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी हमारी, ठीक है। एक को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एक को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसको जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी कुछ मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लॉ ऑफ DMU। और यहाँ पर हम कमोडिटी को कम कर रहे हैं, यानी जितना कम प्रोडक्ट हमारे पास उतनी ज़्यादा हमें यूटिलिटी मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर कम करने की वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो जितना यहाँ डिक्रीज़ हो रही है उतना ही यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, जितना यहाँ डिक्रीज़ हो रही है उतना ही यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, तभी तो हमारी यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये 10 है और हमें क्या करना है? कुछ माइनस करना है और कुछ ऐड करना है ताकि ये हमेशा 10 ही रहे।
तो मान लेते हैं अगर हम इसमें से 5 माइनस करेंगे और 5 ऐड कर देंगे तो क्या रहेगा, ये 10 ही रहेगा। अगर हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो हमेशा क्या रहेगा, ये 10 ही रहेगा। मतलब जितना हम घटा रहे हैं उतना ही हम बढ़ा रहे हैं, यानी जितना बढ़ाने से हमारी यूटिलिटी गिरती है उतना इसे कम करने से हमारी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि MU रेड पेंसिल से जो मिलती है वो किसके बराबर होगी, MU ब्लू पेंसिल से जो मिलती है। क्लियर? यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें X प्रोडक्ट से मिलती है वही मार्जिनल यूटिलिटी हमें Y प्रोडक्ट से मिलती है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर जितना इंक्रीज़ हो रहा है या जितना डिक्रीज़ हो रहा है उतना इंक्रीज़ हो रहा है, तभी हमारी यूटिलिटी क्या है, कांस्टेंट है हर केसेस में। यहाँ पर फिर से एक इंक्रीज़ हुआ तो फिर से एक डिक्रीज़ हुआ, तभी हमारी यूटिलिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि इसको इंक्रीज़ करने से जितना हमारा MU डिक्रीज़ हुआ उतना हमारा MU इंक्रीज़ हुआ इसको डिक्रीज़ करने की वजह से। इसलिए हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी रेड पेंसिल से है वो इक्वल है किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ब्लू पेंसिल। ठीक है, अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए ये है Y गुड, ये है X गुड। X पे क्या रखा हुआ है हमने, रेड पेंसिल, Y पे क्या रखा हुआ है हमने, ब्लू पेंसिल। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये है 0। अगर दुकान पर सारी रेड पेंसिल ख़त्म हो गई है तो हमें कौन सी दे दे पेंसिल, सारी ब्लू पेंसिल दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया 1 पॉइंट, 0 रेड पेंसिल 5 ब्लू पेंसिल। अगर एक रेड पेंसिल है आपके पास तो एक ये वाली दे दो, बाकी सारी 4 ये वाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर 2 रेड पेंसिल हैं तो बाकी बची हुई 3 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 रेड पेंसिल हैं तो बाकी बची हुई 2 ये दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 ये हैं तो 1 ये दे दो, 5 ये हैं तो 0 हमें ब्लू वाली पेंसिल दे दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब पे हमें सेटिस्फेक्शन क्या होता है, इक्वल मिलता है, क्योंकि ये पेंसिल सारी ब्लैक ही चलती है। तो अगर मैं इंडिफरेंस कर्व बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनेगा, ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये आ गया हमारा एक पॉइंट यहाँ पर, 2 3। ठीक है, ये क्या है हमारा इंडिफरेंस कर्व, जो कि कैसा दिख रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन IC कर्व। कैसा है हमारा इंडिफरेंस कर्व, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, स्ट्रेट लाइन ये इसलिए है कि जैसे ही हम एक को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक रेड पेंसिल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमें एक ब्लू पेंसिल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। फिर से हम एक रेड पेंसिल को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें एक ब्लू पेंसिल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। फिर से हम एक को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एक को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, MRS क्या होता है, MRS होता है स्लोप, और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा Y बाय डेल्टा X। ठीक है, डेल्टा X क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी हमने इंक्रीज़ की, और डेल्टा Y क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी हमने सेक्रीफाइस की। तो हमने X कितना इंक्रीज़ किया, 1 इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ कितना किया, 1 डिक्रीज़ किया, तो आंसर क्या आएगा, -1। तो हमेशा क्या होगा, MRS जो है या स्लोप जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का, वो कैसा आएगा, -1। ठीक है, MRS जो है वो हमेशा क्या आएगा हमारा, -1, और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। यहाँ पर हर कॉम्बिनेशन पर MRS क्या बनेगा, हर कॉम्बिनेशन पर MRS -1 ही बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको चेक करें, इस वाले गैप को, ये सारे गैप क्या हैं, इक्वल है, ये सारे गैप क्या हैं, इक्वल है, और यही क्या होता है हमारा MRS, जो कि क्या है, -1। तो MRS परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में -1 रहेगा और हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कभी भी अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है तो हमारा IC कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। सेकंड केस है
परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ऐसे गुड्स जो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक लेफ़्ट लेग शू है, एक राइट लेग शू है। ये क्या है? फिक्स्ड रेशियो में ही यूज़ होंगे हमेशा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक लेफ़्ट लेग शू है और एक राइट लेग शूज़ है तो इससे हमें कुछ यूटिलिटी मिलेगी, मान लेते हैं यू बार मिलेगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने लेफ़्ट लेग शू 2 कर दिए और राइट लेग शू 1 ही है, तो क्या हमारी यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये एक लेफ़्ट लेग शू तो बेकार है, हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसको 1 ही रहने दूं और इसको 2 कर दूं तो क्या यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, सेम ही रहेगी यूटिलिटी। अगर मैं इसको 2 और 2 कर दूं, दोनों के एक एक पीसेस बढ़ा दूं, तो अब यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी। अब यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इस लेवल पे हमारी जो है यूटिलिटी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 कर दूं और इसको 2 ही रहने दूं, अब यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी? नहीं, एक शू हमारे लिए बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से इसको 2 कर दूं और इसको 3 कर दूं तो यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी? नहीं होगी, सेम इसी लेवल पे रहेगी यूटिलिटी, क्योंकि एक शूज़ हमारे लिए फालतू है। अगर मैं अब दोनों को 3-3 कर दूं तो अब यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी? बिल्कुल। पहले 2-2 शूज़ थे, अब कितने हो गए? 3-3 शूज़ हो गए, अब हमारी यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो यानी कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को फिक्स्ड प्रपोर्शन में या फिक्स्ड रेशो में यूज़ करते हैं, उस टाइप के गुड्स को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसका मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनेगा? ये है, मान लेते हैं राइट लेग शू और ये है हमारा लेफ़्ट लेग शू, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। क्या बोला मैंने? जब हमें एक शूज़ मिलेगा लेफ़्ट और एक शूज़ मिलेगा राइट तो हमारा कुछ यूटिलिटी लेवल होगा। तो एक लेफ़्ट शूज़ और एक राइट शूज़, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। क्लियर है? ये वाला पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर लेफ़्ट शूज़ को मैं इंक्रीज़ कर दूँ और राइट को सेम रहने दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया? लेफ़्ट को 2 किया और राइट को सेम रहने दिया, तो 2 और 1, तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो एक एक्स्ट्रा शूज़ है वो किसी काम का है क्या हमारे लिए? नहीं है। तो यानी ए पे भी सेम यूटिलिटी मिलती है, बी पर भी सेम यूटिलिटी मिलती है। अगर मैं इसका एक ही रखूँ लेफ़्ट शूज़ और राइट को बढ़ा दूँ, यानी ये वाला केस कर दूँ, एक लेफ़्ट रखूँ 2 राइट रखूँ, तो क्या होगा? एक मैंने लेफ़्ट रखा 2 राइट रखा, तो सी पॉइंट पे क्या यूटिलिटी चेंज होगी? नहीं, सेम ही रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि ये जो एक एक्स्ट्रा शूज़ मिल रहा है इसमें हमें, वो किसी काम का है क्या? नहीं। उससे एक शूज़ को पहन के हम क्या करेंगे? कोई सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ ही नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, इसको 3 कर दूँ लेफ़्ट शूज़ को और इसको 1 ही रहने दूँ, तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा। इसको मैं और बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं और बढ़ा दूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं और बढ़ा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पर क्या है? हमारी यूटिलिटी क्या है? सेम है। तो हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से दिखेगा हमें। एल शेप कर्व हो जाएगा हमारा। कैसा शेप हो जाएगा? एल शेप्ड कर्व। यानी जब भी हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो हमारा जो आईसी कर्व है वो कैसा हो जाता है? एल शेप्ड। ये क्या है? हमारा आईसी कर्व। इस पूरे कर्व पर हमारी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। चेक कर लीजिए आप किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। अब अगर हमें इससे ज़्यादा यूटिलिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों शूज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी 2 और 2, पहले कितना था? 1 और 1 पे पहले हमें यूटिलिटी मिलती थी। उसके बाद यूटिलिटी तभी बढ़ेगी जब इसको हम दोनों शूज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, लेफ़्ट को भी और राइट को भी। तो मैंने क्या किया? इसको प्लॉट किया 2 और 2, 2
इसके और 2 इसके, तो 1 पॉइंट मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं एक लेफ़्ट शू इंक्रीज़ कर दूं और दूसरा 2 ही रखूं तो क्या होगा, 3 और 2 का पेयर बन जाएगा। तो लेफ़्ट 3 और ये 2 ही रहेंगे, तो 1 पॉइंट ये आ गया। इस पर कोई सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हुआ हमारा? नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 3 में एक शू है ये किस काम का है क्या? नहीं, ये फालतू है, ये हमारी यूटिलिटी इंक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, सेम यही वाली यूटिलिटी रहेगी हमारी इस केस में भी। एक इंक्रीज़ करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम ये वाला केस देखें, लेफ़्ट को 2 कर दें, लेफ़्ट को हमने 2 किया और राइट को हमने 3 कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हम लेफ़्ट को 4 कर दें और राइट को 2 ही रहने दें, तो ये पॉइंट आ गया। लेफ़्ट को 2 रखें और राइट को 4 कर दें, तो ये पॉइंट आ गया। लेफ़्ट को 5 कर दें और राइट को 2 रखें, तो यही पॉइंट आ गया। लेफ़्ट को 2 रखें और राइट को 5 कर दें, तो ये पॉइंट आ गया। इन सारे पॉइंट्स पर हमारा जो यूटिलिटी लेवल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए। तो इसका कर्व हम बना सकते हैं इस तरीके से। कैसा कर्व आ गया? एल शेप्ड कर्व आ गया। कैसा कर्व आ गया? एल शेप्ड कर्व। यानी कि जब भी हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो हमारा इनडिफरेंस कर्व कैसा होता है? एल शेप्ड। इसी तरीके से अगर हम 3 और 3 को पॉइंट करना चाहते हैं तो 3 और 3 एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा। इसी तरीके से हम इसको ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तब भी हमारा क्या रहेगा, यूटिलिटी लेवल सेम रहेगा। और ये आ गया हमारा IC3। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, IC बनेगा जब हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। क्लियर? इसको हम बोलते हैं एल शेप्ड IC कर्व, या इसको हम राइट एंगल्ड IC कर्व भी बोलते हैं। अब आप एक ध्यान दें, अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, लेफ़्ट को इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या हम y को डिक्रीज़ करते हैं जिससे कि यूटिलिटी सेम रहे? नहीं करते। इससे पहले हम क्या करते थे, एक को इंक्रीज़ करते थे, एक को डिक्रीज़ करते थे, तभी हमारी यूटिलिटी कांस्टेंट रहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरे को डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी यूटिलिटी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि दे कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड। इन गुड्स को हम सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं। यूटिलिटी सेम रखने के लिए हमने गुड्स को सब्सटीट्यूट नहीं किया। हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड प्रपोर्शन में दोनों को इंक्रीज़ करना पड़ेगा या दोनों को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तब हमारी यूटिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, लेकिन सब्सटीट्यूट करने से हमारी यूटिलिटी कांस्टेंट इस केस में नहीं होती है। यानी कि MRS क्या हो गया हमारा, 0। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में MRS 0 होता है, क्योंकि हम यूटिलिटी सेम रखने के लिए हम गुड्स को सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं। इस केस में वाइट वाली IC1 पे IC1 पर हमने गुड्स को सब्सटीट्यूट नहीं किया है यूटिलिटी कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी यूटिलिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए जो हमारा MRS है वो क्या है, 0। ठीक है, तो ये थे वो 2 एक्सेप्शनल केसेस ऑफ IC कर्व, जो कि ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में और परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में।